कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 1 पर आधारित है। हम वर्कशीट नंबर 1 का सल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। कार्यपुस्तिका के निर्माण के पीछे विभाग का उद्देश्य था बोर्ड के एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से तैयारी करने के बाद अच्छे अंक लाना। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी वर्कशीट के प्रश्नों को अच्छे ढंग से सोल्व कर सकता है और इसका अभ्यास करके बच्चे आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे ढंग से अंक ला सकता है, यह विभाग का मानना है। उसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कार्य पुस्तिका प्रत्येक टीचर को उपलब्ध करवाई है और टीचर्स को ये निर्देश दिया है कि आप अपने विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका का अधिक से अधिक अभ्यास करवाएं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका पर आधारित वर्कशीट नंबर 1 से लेकर आखिर तक की जितनी भी वर्कशीट है उनको सोल्व करने के लिए एक प्लेलिस्ट का निर्माण किया है, जिसमें पूरी की पूरी वर्कशीट मैं सोल्व करवाऊंगा। आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। इसके अलावा स्क्रीन पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको सारे जो लिंक्स आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी लिंक्स मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चैनल से जुड़ सकते हैं या मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक वगैरह या आपकी PDF फाइल है वगैरह वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दूँगा। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 1 को सोल्व करना, जो कि वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली नंबर 1 पर आधारित है। इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं वो पढ़ लेंगे। पहला बिंदु है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा बिंदु √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं है। तीसरा बिंदु है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो a और b का HCF गुणा a और b का LCM बराबर होता है a गुणा b। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम इस वर्कशीट का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। एक एक करके हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? चार ऑप्शन है, 29, 25, 16 और 15। अभाज्य संख्या यहाँ आपको पता लग जाना चाहिए। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो होगा एक, और एक हो गया स्वयं वो संख्या, स्वयं संख्या। अगर किसी संख्या के दो ही गुणनखंड है, एक तो खुद एक और दूसरी खुद वो संख्या, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई गुणनखंड आता है तब तो वो संख्या भाज्य है। अगर इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं आता है तो वो संख्या अभाज्य है। जैसे कि 29, 29 के अंदर हम दो ही फैक्टर कर सकते हैं। 29 को हम क्या कर सकते हैं, या तो एक से डिवाइड कर सकते हैं या 29 को हम 29 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई और गुणनखंड नहीं होते, तो यह हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम आगे के ऑप्शंस देखें तो 29 के अलावा जो 25 दिया हुआ है, 25 में देखिए हम एक से तो इसको डिवाइड कर ही सकते हैं और 5 से कर सकते हैं, इसके अलावा 25 से भी हो सकता है। तो ये तीन संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है। हम 25 को एक से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। इसी तरह से 16 के गुणनखंड, 16 को हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, दो से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं या फिर 16 से भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके काफ़ी सारे गुणनखंड हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस जब आ जाते हैं तब हमें अभाज्य संख्या में केवल दो ही गुणनखंडों वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो हम इसका आंसर लिखने से पहले ये कार्य है यहाँ से हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। फिर हम इसका जो हमारा सही उत्तर है वो नोट कर देंगे। हमारा सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए,
यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो आप ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद दूसरा, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट में हमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अंडर रूट का 10, अंडर रूट का 25, अंडर रूट में 35 और अंडर रूट में 25। ये सारी अलग अलग संख्याएं हैं। अंडर रूट 10 और 24 और 35, इन तीनों संख्याओं में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूरे पूरे मान नहीं निकलेंगे, पॉइंटों में निकलेंगे और आगे निकलते ही जाएंगे, कभी फिनिश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 35 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इनके वर्गमूल हम निश्चित संख्या इसकी नहीं निकलेगी, अप्रमेय ही रहेंगे ये। जबकि अंडर रूट में 25 दिया हुआ है, ये देखिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5, और 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, अंडर रूट 3 व अंडर रूट 5 है। हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याएं, ब ऑप्शन इसी को हमने टिक कर देना है। ओके। आगे इसके बाद अगले प्रश्न अगर हम देखें, इसका चौथा प्रश्न, वास्तविक संख्याएं होती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, इनका निर्माण परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं जब मिक्स हो जाती है तो उनसे बनती है वास्तविक संख्याएं। तो इसका स वाला उत्तर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ये हो गया सही। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 5, 5.2372 है। यह कौन से प्रकार की संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। 5.2372 पॉइंटों में आने वाली संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पूर्णांक तो नहीं हो सकती ये संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि। तो ये वाला संख्या उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, परिमेय संख्या है ये। काल्पनिक तो होती नहीं, काल्पनिक संख्या तो वो संख्या होती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। तो इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं तभी वो परिमेय संख्या है। तो ये संख्या भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ब ऑप्शन इसका राइट हो गया। ऑप्शन ब पे आप टिक कर दीजिए, चाहो तो आखिर में ब्रैकेट में फिलअप में ब लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी हमने करने हैं, इस पेज पे दिए हुए हैं, फिर अगले पेज पे करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 5, 15 और 20 के लैस व मैस ज्ञात कीजिए। इन तीनों संख्याओं का हमें लैस और मैस दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो पहले तो जिस संख्या का हमें लैस और मैस ज्ञात करना होता है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं। 5 के फैक्टर यानी 5 के गुणनखंड नहीं होते। 5 एक अभाज्य संख्या है तो हम इसे 5 × 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद 15 के फैक्टर किए जा सकते हैं। 15 के फैक्टर होंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। और तीसरी संख्या 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5। ठीक है, तीनों संख्याओं के हमने गुणनखंड कर लिए। अब हम इसमें निकालेंगे लैस है, तीनों संख्याओं का लैस है निकालेंगे, फिर हम मैस है भी निकालेंगे। तो पहले लैस है देख लेते हैं। लैस है में क्या करना होगा, तीनों संख्याओं के अंदर जो भी गुणनखंड दिए हुए हैं, ये वाले गुणनखंड दिए हुए हैं, इनमें से सबसे छोटा गुणनखंड देखो 2 के हैं। सबसे छोटा कौन सा अंक आया हुआ है? 2। और 2 के गुणनखंडों में आप देखो 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है। फिर इसके बाद 3, 2 से बड़ा 3 इस वाले गुणनखंड में 1 बार है, बाकियों में कहीं नहीं है, तो 3 को भी 1 बार लिखेंगे। 3 के बाद 3 से बड़ा गुणनखंड 5, यहाँ 1 बार है, इसमें भी 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है। तीनों में बराबर बराबर है तो एक ही बार हम लिख सकेंगे इसे। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पाँचे 60।
तो लेस है तो आ गया 60। अब इसका मैस है ज्ञात करना है, और मैस है यानी कि महत्तम समापवर्त्य, वो क्या होता है, जो कि इन तीनों ही संख्याओं में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 में देखिए 5 आया हुआ है, 15 में भी 5 आया हुआ है, और 20 में भी 5 आया हुआ है। तो तीनों में 5 5 जो है उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ नंबर है 5। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 ही हमारा इस क्वेश्चन का मैच है, हो गया। इसके बाद 7वां प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप सभी जानते होंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं कौन सी है। पहले मैं नोट कर रहा हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य तो 2, भाज्य कौन सी होती है, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। जल्दी जल्दी सोचिए कौन सी संख्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सबसे छोटी बतानी है। देखो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 ना तो भाज्य है न अभाज्य है, 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य नंबर है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 के बाद आता है 4। 4 एक पहली ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी सबसे छोटी। तो हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है गुणनफल, तो हम इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल में हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल 8, 2 चौके 8। ठीक है, ये हमारा अभी तक का पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका सेकंड प्रश्न करेंगे। सेकंड प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं, उनके बीच में अपरिमेय संख्याएं तो अनंत होती है और परिमेय संख्याएं भी अनंत होती है। हम अपरिमित संख्याएं बता सकते हैं, हम अनंत संख्याएं लिखेंगे इसे। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं। अगला है प्रश्न नंबर 9, 6x की पावर 4y व 12xy का मैस है क्या होगा। हमें इन दोनों संख्याओं का मैस है बताना है। तो पहली संख्या है 6x की पावर 4y, हमें इसके फैक्टर करने होंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, x के फैक्टर होंगे, x की पावर 4 है तो x को 4 टाइम लिख लो, x इंटू एक्स इंटू में फिर x, 3 बार हो गया, और एक लाख आखिरी बार ये लिख दिया, और y एक बार है। ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 12xy, 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और आखिर में x और y। अब हमें मैस है प्राप्त करना है, और मैस है क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है वो मैस है होता है। यहाँ देखिए इस वाली संख्या में एक 2 है, इधर भी एक 2 आया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ एक बार x आया हुआ है, यहाँ पर भी एक बार x ले लिया हमने, एक बार y है, एक बार यहाँ से हमने y ले लिया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना, तो इसलिए हम जो कॉमन आए हैं उन्हीं को लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y, गुणा कर दो इनका, 2 इंटू 3 6, 6x और y 6xy, 6xy इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद नोट करते रहिए आप साथ के साथ। यदि p व q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैस यानी HCF क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हल देखिए, दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो p और दूसरी q। अब p एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और q भी अभाज्य है,
तो अगर मैं से ज्ञात करना है तो इन्हें फैक्टर में लिखना पड़ेगा। फैक्टर इनके होते नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो इसके फैक्टर हम लिखेंगे p इंटू 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद संख्या और एक गुणा में 1। इसी तरह से q के फैक्टर हो जाएंगे q इंटू 1। हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है मैस है, तो बहुत आसान सा तरीका है। कॉमन नंबर इसमें कुछ और तो दिख नहीं रहा, केवल एक ही दिख रहा है, तो इसका मैस है होगा 1। अच्छा, अगर इसी में मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, अगर लैस है पूछ लिया जाता कि दोनों ही अपरिमेय संख्याओं का लैस है बताइए कितना होगा, तो लैस है में आप क्या करोगे, p का फैक्टर तो है p गुणा 1 और q का फैक्टर है q गुणा 1। तो लैस है में क्या देखना होता है, कोई मैक्सिमम नंबर कितनी बार आया हुआ है। जैसे p है एक ही बार आया हुआ है, यहाँ q है वो भी एक बार है, तो p को हम एक ही बार लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, q भी एक बार है, तो इनका लैस है हो जाएगा p गुणा q यानी कि pq। ये आपके इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में इसको भी लिख लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 11वां, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 216 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर अलग से पहले करके देखने पड़ेंगे। इसके फैक्टर कर लेते हैं। हमारे पास जो संख्या है 216, इसके फैक्टर करते हैं हम। 216 में हम सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 108 आ जाएगा। 108 में 2 का डिवाइड करेंगे, 54 आएगा। 54 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 9 आएगा। 9 में 3 का भाग दिया 3, और 3 में 3 का भाग दिया 1। तो ये इसके फैक्टर हो गए 216 के। 216 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 3 कितनी बार है, 3 भी 3 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 3 बार 2 और 3 बार 3। अब आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट नंबर 1 का। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं लिखिए। 0 से 50 के बीच की सारी विषम संख्याएं हमें लिखनी होगी। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 41 के बाद 43 45 47 और 49। ये कुछ संख्याएं हैं जो 0 और 50 के बीच में है। अब कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्याएं भी नोट कर लो। कुल संख्याएं कितनी हो गई है, काउंट करते हैं हम इन्हें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से स्टार्ट करो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल संख्याएं हो गई 25। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक संख्या 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।